हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम वेज कोड पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ने 4 पुराने लेबर एक्ट को मिला के एक वेज कोड बनाया है, जिसमें मिनिमम वेजेज एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, इक्वल रेमुनरेशन एक्ट और पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट शामिल है। ये वेज कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है क्योंकि ये वेज सिक्योरिटी की बात करता है और वेज सिक्योरिटी हमारे लिए सोशल सिक्योरिटी एंड जॉब सिक्योरिटी के साथ ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें कई सारे प्रोविज़न है। इसमें एक मिनिमम वेजेज की बात है कि कोई भी एम्प्लॉयर मिनिमम वेजेज से कम नहीं दे सकता है। टाइमली पेमेंट की बात है। और सबसे बड़ा एक होगा है कि फ्लोर लेवल मिनिमम वेजेज की बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक एरिया वाइज, ज्योग्राफी वाइज, जोन वाइज फ्लोर लेवल मिनिमम वेजेज तय करेगी और उस फ्लोर लेवल मिनिमम वेजेज से स्टेट गवर्नमेंट कम नहीं दे सकता है। और वेज कोड में सबसे बड़ा चेंजेज किया गया है कि इसको यूनिवर्सल बनाया दिया गया है। इसमें ये अब सभी एरिया, सभी क्षेत्रों में लागू है। पहले ये था कि एक शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में ये लागू था, जिससे लिमिटेड आदमी को इसका फायदा मिलता था। अब इसको एरिया को काफ़ी ब्रॉड कर दिया गया है, तो इससे काफ़ी लोग इसके कवर में आ जाएंगे। पहले क्या था कि जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में था उनको तो वेज प्रोटेक्शन था, लेकिन जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में नहीं था उसको काफ़ी वेज में नुकसान होता था, क्योंकि एम्प्लॉयर फिक्स कर देते थे। जैसे कि प्राइवेट स्कूल में जो टीचर्स हैं उनको कभी कभी स्वीपर से भी कम पैसा मिलता था, जो इंस्ट्रक्टर थे उनको काफ़ी कम मिलता था। लेकिन गवर्नमेंट अब कोशिश कर रही है कि जितने भी एम्प्लॉयमेंट हैं उनको शेड्यूल ई में जोड़ा गया है वेज कोड में, और सभी को क्लासिफिकेशन जो है स्किल बेस्ड पर अनस्किल्ड से हाईली स्किल्ड तक किया जाएगा। वेज कोड में जो है वो प्रेसिडेंट महोदय के द्वारा एसेंट मिला है 8 अगस्त 2019 को। वेज कोड में टोटल 69 सेक्शन है और ये 9 चैप्टर है। पहला चैप्टर जो है वो डिफिनीशन में है, दूसरा चैप्टर मिनिमम वेजेस से संबंधित है, तीसरा चैप्टर पेमेंट ऑफ वेजेस से है, चौथा चैप्टर पेमेंट ऑफ बोनस से है, पांचवा चैप्टर एडवाइजरी बोर्ड से है, छठा चैप्टर पेमेंट ऑफ ड्यूज क्लेम एंड ऑडिट से है, सातवां चैप्टर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर से है, आठवां चैप्टर ऑफेंस एंड पेनाल्टी से है और 9वां चैप्टर में मिसलेनियस प्रोविजन है। कोड ऑफ वेजेज के द्वारा काफ़ी डिफिनीशन को सिंप्लीफिकेशन किया गया है। ये जो कोडिफिकेशन हुआ है लेबर लॉ का, 44 लेबर लॉ का, जिसमें 12 लेबर लॉ जो समय के अनुकूल नहीं है उनको रिपील किया गया है। अभी 32 लॉ हैं एग्जिस्टेंस में, उसमें जो है 29 लॉज को 4 लेबर कोड में कवर किया गया है और 2 लेबर लॉ जो है वो आपको चाइल्ड लेबर एक्ट एंड बॉन्डेड लेबर एक्ट है। तो काफ़ी कुछ यूनिफिकेशन में, सिंप्लीफिकेशन में, कोडिफिकेशन का काम जो सरकार किया गया है उसमें काफ़ी पुराना इश्यू को रिड्रेस किया गया है। अब पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट भी पहले केवल फैक्ट्री, माइंस, प्लांटेशन, ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि कुछ क्षेत्रों में ही लागू था। इसको बढ़ा के इसका दायरा जो टाइमली पेमेंट हो और किसी को इलीगल डिडक्शन नहीं हो, इसका क्षेत्र काफ़ी बढ़ा दिया गया है। अब सारा एरिया पेमेंट ऑफ वेजेज के स्कोप में भी आ गया है। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी डिफिनीशन वगैरह को भी बड़ा स्पेसिफिक किया है। उसमें कुछ डिफिनीशन को हम रीड आउट करते हैं। जैसे एस्टेब्लिशमेंट का डिफिनीशन है कि एनी प्लेस वेयर एनी इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, मैन्युफैक्चर और ऑक्यूपेशन इज कैरीड ऑन एंड इंक्लूड गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट। गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट में भी मिनिमम वेजेज लागू होगा, ऐसा एक्सप्लिसिटली अब लिखा हुआ है। वर्कर का डेफिनेशन में है एनी पर्सन एक्सेप्ट एन अप्रेंटिस, जो अप्रेंटिस एक्ट में कवर नहीं है, इम्प्लाइड इन एनी इंडस्ट्री टू डू एनी मैनुअल, अनस्किल्ड, स्किल्ड, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लर्कियल और सुपरवाइजरी वर्क फॉर हायर और रिवार्ड। इम्प्लाई के डिफिनीशन में है एनी पर्सन इम्प्लाइड ऑन वेजेज बाई एन एस्टेब्लिशमेंट टू डू एनी स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड मैनुअल, ऑपरेशनल, सुपरवाइजरी, मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल और क्लर्कियल वर्क फॉर हायर और रिवार्ड। तो पहली बार जो है मैनेजरियल इम्प्लाई, एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लाई को जोड़ा गया है इसमें। कोड ऑफ वेजेज में जो है इम्प्लायर का डिफिनीशन में है कि कोई भी जो इम्प्लायर है वो पर्सन को हायर करता है और किसी ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन भी हायर करता है और इम्प्लाइज करता है, वो कॉन्ट्रैक्टर होगा। कॉन्ट्रैक्टर में कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकता है और इम्प्लायर का डिफिनीशन ब्रॉड है। इसमें कॉन्ट्रैक्टर है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड इम्प्लायर है,
गवर्नमेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट में जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है वो भी एम्प्लॉयर के डिफिनीशन में है। मैनेजर और ऑक्युपायर है फैक्ट्री का, वो भी है। लिमिटेड कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर या जो ऑथराइज्ड मैनेजर हैं वो जिनका अल्टीमेट कंट्रोल है वो भी एम्प्लॉयर के डिफिनीशन में आते हैं। कॉन्ट्रैक्टर का डिफिनीशन अलग से किया गया है। कॉन्ट्रैक्टर में है कि कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक टू प्रोड्यूस ए गिवन रिजल्ट फॉर एस्टेब्लिशमेंट अदर देन ए मेयर सप्लाई of goods or article of manufacture to such establishment through contract labor or supplies contract labor for any work of establishment as mere human resource and include a subcontractor। तो कॉन्ट्रैक्टर जो के डिफिनीशन में सब कॉन्ट्रैक्टर भी है और जो ह्यूमन रिसोर्स को सप्लाई करता है तो उसको कॉन्ट्रैक्टर के डिफिनीशन में है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर के डिफिनीशन में पहली बार इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन को भी कवर किया गया है। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट लेबर का डिफिनीशन है वर्कर हु शैल बी डीम्ड टू बी एम्प्लॉयड in or in connection with the work of the establishment when he is hired or in connection with such work by or through a contractor with or without the knowledge of the principal employer and include interstate migrant workmen। तो डिफिनीशन का काफी सरलीकरण किया गया है। और वेजेज में जो है केवल बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस को वेजेज की डिफिनीशन में रखा गया है। वेजेज का जो परिभाषा है उसको भी काफ़ी सरलीकरण किया गया है। वेजेज मीन्स ऑल रिम्यूनरेशन वेदर बाय वे ऑफ सैलरी, अलाउंसेज और अदरवाइज इफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वेर फुलफिल्ड बी पेबल टू ए पर्सन एम्प्लॉयड इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। और वेजेज के डिफिनीशन से बोनस, पीएफ कंट्रीब्यूशन, कन्वेंस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, एनी कमीशन, ग्रेचुटी, रिटेचमेंट, कंपनसेशन को बाहर कर दिया गया। और जो वेज रूल्स नया फ्रेम किया गया है जो अप्रैल 2021 से लागू होने वाला है उसमें भी है कि प्रस्तावित जो वेज रूल्स है उसके मुताबिक सैलरी पैकेज का अलग जो अलाउंसेज है सैलरी पैकेज में वो अलाउंसेज कंपोनेंट कुल सैलरी का 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह है कि बेसिक सैलरी टोटल पे के 50% से कम नहीं हो सकता है। तो बेसिक सैलरी जो है टोटल पे का 50% से कम नहीं होगा तो बेसिक सैलरी पर ही कैलकुलेशन ग्रेचुटी का होता है और पीएफ का होता है। तो इम्प्लाई का लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिट होगा। इम्प्लाई को जो है तो ग्रेचुटी ज़्यादा मिलेगा, इम्प्लाई को इनका एनुअल लीव जो है वेजेस का फैक्ट्री एक्ट में मिलता है और जो लीव का मिलता है उसमें ज़्यादा मिलेगा। उनका प्रोविडेंट फंड में ज़्यादा उनको कटौती होगा तो उसका फ़ायदा उनको जब वो पैसा निकालेंगे तब मिलेगा या जब वो रिटायर करेंगे उस समय मिलेगा। तो ये उनका टेक होम सैलरी जरूर थोड़ा कम होगा लेकिन इसका बहुत फायदा उनको मिलेगा क्योंकि उनका कैलकुलेशन जो पीएफ में है, ग्रेचुटी में है, लीव्स में है वो बढ़ जाएगा। तो ये एम्प्लाई के हित में ही है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ है, जहाँ रेलवे है, माइंस है, ऑयल फील्ड है, मेजर पोर्ट्स है, एयर ट्रांसपोर्ट है, टेलीकम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है और जो कॉरपोरेशन और कंपनी जो है एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल एक्ट है और सीपीएसयू है, ऑटोनोमस बॉडी है, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है और बाद बाकी के लिए स्टेट गवर्नमेंट है जैसे दुकान है, मॉल है, प्राइवेट फैक्ट्री है और भी स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल वाले फैक्ट्री है। तो ये सब जो है स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं जितने शॉप्स वगैरह आते हैं। इसमें जेंडर इक्वलिटी का भी बात किया गया है कि किसी भी एम्प्लॉयमेंट में, रिक्रूटमेंट में महिलाओं के साथ कोई किसी प्रकार से जेंडर न्यूट्रल रखा जाएगा। इसमें जो है वेजेज रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय ए कंडीशन ऑफ वर्क बाय द सेम एम्प्लॉयर के लिए जो है सेम वर्क और सिमिलर नेचर में कोई भेदभाव नहीं होगा। सिमिलर नेचर ऑफ वर्क में को डिफाइन किया गया है जिस वर्क में स्किल, एफर्ट, एक्सपीरियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सेम हो तो उसके लिए सिमिलर आपको रिम्यूनरेशन देना है। और इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट में अथॉरिटी भी प्रिस्क्राइब किया गया है जिसके यहाँ आप कंप्लेन कर सकते हैं अगर आपको सिमिलर नेचर ऑफ वर्क कर रहे हैं, आपका स्किल, एक्सपीरियंस और एफर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब सेम है और आपके साथ भेदभाव किया जा सकता है तो आप लेबर अथॉरिटी से संपर्क कर सकते हैं।
तो मिनिमम वेजेज एक्ट में भी यूनिवर्सलाइजेशन किया गया है। इसके बाद अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो टाइम वर्क के हिसाब से तो फिक्स करती ही है मजदूरी, और पीस वर्क जो है वो भी मिनिमम वेजेज से कम नहीं हो सकता है। मिनिमम वेजेज टू बी फिक्स ऑन ए टाइम वर्क बेसिस, लेकिन मिनिमम वेजेज जो है वो टाइम वर्क बेसिस ही फिक्स होगा। और टाइम वर्क जो है एज पर वेज पीरियड आवरली, डेली और मंथली फिक्स होता है। इसमें जो है ये मिनिमम वेजेज फिक्स करने में आप जो है ये ज्योग्राफिकल एरिया और स्किल ऑफ वर्कर, कौन अनस्किल है, सेमी स्किल है, हाईली स्किल है, इस पर डिपेंड करेगा उसका मिनिमम वेजेज। और आर्डुअसनेस ऑफ वर्क, अगर वर्किंग कंडीशन, अगर टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, हैजार्डस है, अंडरग्राउंड है, तो इस पर भी मतलब वेजेज ज़्यादा होगा उनका, क्योंकि अभी जैसे हाइट अलाउंस है तो उनको ज़्यादा होगा। तो मिनिमम वेजेज में बेसिक पे और डियरनेस अलाउंसेज है, और मिनिमम वेजेज का फिक्सेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक एडवाइजरी कमेटी बनेगी। एडवाइजरी कमेटी के रिकमेंडेशन पर मिनिमम वेजेज को गवर्नमेंट 5 ईयर का अंतराल रखा गया है, कम से कम 5 ईयर में मिनिमम वेजेज को चेंज किया जाएगा। और डियरनेस अलाउंस 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को जो है डियरनेस अलाउंस में चेंज किया जाएगा। और इसमें नोटिफिकेशन माध्यम से सरकार जो है हर एक 6 महीना पर मिनिमम वेजेज के रेट को नोटिफाई करती है। स्टेचुरी फ्लोर वेज इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि पूरा भारतवर्ष में लागू होगा, और 8 आवर का वर्किंग डे है। और इसमें जो है एक्सक्लूडिंग इंटरवल को एक्सक्लूड किया गया है, और अधिकतम इंटरवल को लेके आपका वर्किंग पीरियड 9 घंटा का हो सकता है, लेकिन 8 घंटा का ही ऑफिस आवर रहेगा, ये वर्किंग पीरियड रहेगा। 1 घंटा में लंच वगैरह, रेस्ट वगैरह का है मैक्सिमम। इसके बाद 1 डे ऑफ रेस्ट है प्रति वीक में, और एम्प्लॉय बियॉन्ड जो है नॉर्मल वर्किंग आवर और रेस्ट डे और में अगर उनको काम कराया जाता है तो उनको लिखित अनुमति भी लेना होगा, और प्लस में उनको ट्वाइस द नॉर्मल रेट देने का प्रावधान है। वेज पेमेंट जो है अभी क्या है कि कॉइन, करेंसी नोट, चेक और बैंक अकाउंट से पेमेंट होना है, लेकिन गवर्नमेंट नोटिफिकेशन द्वारा तय करेगी कि पेमेंट केवल चेक और केवल बैंक पेमेंट से ही हो। बैंक पेमेंट और चेक से पेमेंट होने पर जो मिनिमम वेजेज कम देने का जो है कि बहुत एम्प्लॉयर मिनिमम वेजेज कम देते हैं, और जिसके कारण वर्कर का शोषण होता है, तो उनसे उनको काफ़ी रिलैक्स होगा, क्योंकि एम्प्लॉयर के पास भी प्रूफ रहेगा कि हमने वेजेज पेमेंट किया है, तो इसको किया गया है, और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन द्वारा और इसको सुनिश्चित करेगी कि मिनिमम वेजेज का पेमेंट केवल चेक और बैंक के थ्रू ही हो। डेली बेसिस पर जो है उनका पेमेंट जो है उनके शिफ्ट के लास्ट में पेमेंट करना है, वीकली बेसिस पर है उनको लास्ट वर्किंग डे में करना है, जो फोर्टनाइटली बेसिस पर है उनको बिफोर द एंड ऑफ सेकेंड डे ऑफ द एंड ऑफ फोर्टनाइट बीतने के सेकेंड दिन के भीतर करना है, जो मंथली बेसिस पर है उनको महीने के 7th डे, महीना के बीत जाने के बाद जो 7th डे होता है उसके अंदर उनको पेमेंट करना है। अगर एम्प्लॉय को रिमूव कर दिया गया है, डिसमिस्ड कर दिया गया है, रिटेंच कर दिया गया है और एम्प्लॉय ने रिजाइन दे दिया गया है, तो उनको 2 वर्किंग डे के अंदर उनका ड्यूज क्लियर करना है। ये बहुत बड़ा है कि 2 वर्किंग डे के अंदर आपको करना है। और डिडक्शन जो है, जो एम्प्लॉयर के सैलरी से डिडक्शन होता है वो 50% से अधिक नहीं हो सकता है, और डिडक्शन में इसको काफ़ी मतलब ये किया गया है कि आप 50% से ज़्यादा जो है डिडक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा मतलब चेंजेज है। और पेमेंट ऑफ वेजेज में जो है ड्राफ्ट रूल्स में ये भी है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ज्योग्राफिकल एरिया को बांटेगी, तो उसमें मेट्रोपॉलिटन एरिया, नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया और रूरल एरिया सब में जो है अलग अलग जो है सो मजदूरी रेट निर्धारित होगा। और रिकवरी जैसे सेक्शन 18 में है कि 50% मैक्सिमम आप कर सकते हैं। और कोई एम्प्लॉय का अगर डेथ हो गया है और 3 महीना हो गया है, कोई उसका नॉमिनी, कोई उसका जो है डिपेंडेंट नहीं आ रहा है क्लेम करने के लिए, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर के यहाँ जमा करना होगा उसका ड्यूज, और डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर कोशिश करेंगे कि वो कितना जल्दी उसको पेमेंट जो नॉमिनी है उसको कर पाते हैं।
और स्टेट गवर्नमेंट भी अपना रूल्स बनाएगी तो वो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी फिक्स करेगी। और क्योंकि एम्प्लॉयर को किसी भी हालत में मजदूर का पैसा, बकाया पैसा, जो मजदूर काम छोड़ चुका है या मर गया है, उसका पैसा अपने पास नहीं रखना है। उसको सेंट्रल गवर्नमेंट या रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी तो उनके यहाँ उसको जमा करना है। तो इसको और भी कई सारे चेंजेस किए गए हैं, खासकर रजिस्टर्स में केवल अब एक रजिस्टर मेंटेन करना है। पहले जो है तो कई सारे रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते थे, अब केवल एक फॉर्म 1 के रूप में केवल एक रजिस्टर का प्रोविजन है। और इसके बाद जो है एक चेंजेस किया गया, ओनली 1 रिटर्न आप एम्प्लॉयर को करना है। पहले क्या था कि चारों एक्ट में जो है अलग अलग जो है तो ये रिटर्न था। पेनाल्टी काफ़ी बढ़ा दिया गया है, पेनाल्टी मैक्सिमम पेनाल्टी जो है वो 1 लाख तक भी किया गया है। और इम्प्रिजनमेंट अगर रिपीटेड ऑफेंस है तो उसमें 3 ईयर तक भी है। तो पेनाल्टी काफ़ी बढ़ा दिया गया है। तो इसको लेके और भी कई सारे चेंजेस किए गए हैं। एक टेक्निकल कमेटी बनाया जाएगा जो अनस्किल, हाईली स्किल वगैरह को तय करेगा। इसके बाद जो है ये फॉर्म 5 में जो है वेज स्लिप का प्रोविजन है। फॉर्म 6 में जो है कंपोजिशन ऑफ ऑफेंस जो है उसका है। सबके लिए फॉर्म शेड्यूल किया गया है। फॉर्म में क्लेम के लिए फॉर्म है कि क्लेम जो एम्प्लॉय दाखिल करेगा, एम्प्लॉयर के खिलाफ वर्कर दाखिल करेगा तो उसके लिए भी क्लेम है। फिर क्लेम का नोटिस के लिए भी है। किसी का अगर मजदूरी और ड्यूज बकाया है तो वो 3 साल के अंदर अपना क्लेम जो है लेबर अथॉरिटी के पास लगा सकता है। और बोनस एक्ट में कोई चेंजेस नहीं किया गया है। बोनस एक्ट में जो नियम है वो पुराना ही है। उसमें अभी जो 21,000 की सीमा तक बोनस एक्ट वर्करों पर लागू है उसको यथावत रखा गया है। और बोनस एक्ट में एक बड़ा क्लियर कर दिया गया है। पहले बहुत ये प्रॉब्लम आता था कि कॉन्ट्रैक्टर लेबर को जो है अगर कॉन्ट्रैक्टर बोनस नहीं देता था तो फिर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कहता था कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो तो कॉन्ट्रैक्टर लेबर है। लेकिन अब पहली बार ये कर दिया गया है कि नहीं, कॉन्ट्रैक्टर लेबर में भी ये ड्राफ्ट रूल्स में है कि कॉन्ट्रैक्टर लेबर को अगर कॉन्ट्रैक्टर फेल करता है बोनस पेमेंट में तो ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का जिम्मेवारी होगा, जो फर्म है उसका जिम्मेवारी होगा जिसने वर्कर हायर किया है, वो अब बोनस भी कॉन्ट्रैक्टर के बदले में देगा। तो ये बहुत बड़ा चेंजेस किया गया है, इससे काफ़ी क्लियर आ जाएगा। दूसरा ये भी है कि जो ड्राफ्ट रूल्स है इसमें ये भी बड़ा अच्छा लिखा गया है। पहले क्या था कि कॉन्ट्रैक्टर रोना रोते थे कि उनको फर्म पैसा नहीं दिया है, उनका जो एम्प्लॉयर है, एस्टेब्लिशमेंट है, वो पैसा नहीं दिया है। अब उनको भी ड्राफ्ट रूल्स में कहा गया है कि आप जो कॉन्ट्रैक्टर हायर करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए आप वेज पीरियड के भीतर आप पेमेंट कर देंगे ताकि वो कॉन्ट्रैक्टर उसको जो है पेमेंट कर सके। तो ये भी जो ड्राफ्ट रूल्स में लिखा गया है ये भी बहुत ही अच्छा है। और भी जो है चेंजेस किए गए हैं जिसमें कि आपका जो है ये मोड ऑफ पेमेंट जो है उसको टू बी क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय, उसके लिए जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट लाएगी उसको नोटिफिकेशन के माध्यम से। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वेज कोड किया गया है और वेज कोड जो है अब सभी एरिया में उनको वेज कोड अप्लीकेबल है और काफ़ी रैशनलाइज किया गया है। और जो है वेज कोड में जो चेंजेस किए गए हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और काफ़ी वर्कर फ्रेंडली हैं। सेक्शन 52 में तो इवन प्रोविजन है कि वर्कर अगर वेज पेमेंट नहीं होता है तो वो भी एम्प्लॉयर के खिलाफ जाके कोर्ट में केस कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो एग्रीव्ड हैं, उनको ग्रीवांस है, उनका एम्प्लॉयर उनको नहीं सुन रहा है तो उनको सेम पावर लेबर डिपार्टमेंट के जो इंस्पेक्टर हैं और लेबर अथॉरिटी को है वो सेम पावर उनको वर्कर और कंसर्न एम्प्लॉय को रिगार्डिंग वेज पेमेंट दिया गया है। अब जुर्माना काफ़ी बढ़ा दिया गया है तो ये रहेगा कि एम्प्लॉयर जो है सो वेज पेमेंट लेके काफ़ी कॉन्शियस रहेंगे। और वेज पेमेंट का कोई डिस्प्यूट होता है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर पर दिया गया है कि आप प्रूफ कीजिए कि आपने जो है वेज पेमेंट कर दिया गया है। और किसी भी हालत में 15% ही वेजेस जो है काइंड में जो है 15% अप टू काइंड विल बी डीम्ड एज वेज कोड। तो 15% जो है आपका जो आप काइंड दे रहे हैं उसी को वेज में होगा, उससे ज़्यादा जो है वेज में नहीं होगा।
और जैसा कि 50% का जो कैप लग गया है कि कोई भी जो ये कोई भी एम्प्लॉयर है वो जो है प्रस्तावित जो वेज रूल्स है उसमें सैलरी पैकेज के अलाउंस का जो कंपोनेंट है वो कुल सैलरी का 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह है कि बेसिक सैलरी टोटल पे का 50% से कम नहीं हो सकता है। तो ये 50% से कम नहीं बेसिक सैलरी होगा, तो अलाउंस 50% से ज़्यादा नहीं होगा। तो अभी प्राइवेट फर्म वगैरह में अलाउंस की संख्या बहुत 50% से ज़्यादा है, कहीं कहीं तो 80% तक है। तो ये टेक होम सैलरी तो घटेगा, लेकिन एम्प्लॉय का ग्रेचुटी, एम्प्लॉय का लीव्स, एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड सब जो है सो बढ़ जाएगा। और जो है ऑक्यूपेशन के बेसिस पर, स्किल के बेसिस पर जो है वो मिनिमम वेजेस का नोटिफिकेशन होगा और उससे काफ़ी क्लियर हो जाएगी काफ़ी कुछ जो है। और काफ़ी जुर्माना को भी काफ़ी बढ़ा दिया गया। रजिस्टर्ड रिकॉर्ड अगर नहीं रखते हैं एम्प्लॉयर तो उनके लिए भी उनको जुर्माना का है सिस्टम। तो एम्प्लॉयर को काफ़ी अब कंप्लायंस में जो है काफ़ी उनको सतर्क रहना होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी किया गया है। रजिस्टर रिकॉर्ड का काफ़ी लिमिट कर दिया गया है। रजिस्टर एक ही रजिस्टर रखना है, आपको एक ही रिटर्न भरना है। तो जहां रजिस्टर रिकॉर्ड में आपको काफ़ी सहूलियत दी गई है, वहीं कंप्लायंस में अगर आप मिनिमम वेजेस नहीं पेमेंट करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी पेनल्टी का है। और सभी ईच एंड एवरी सेक्टर जो है उसको कवर किया गया है। पहले पेमेंट ऑफ वेजेस जो है लिमिटेड एरिया में था, माइंस ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस इत्यादि कुछ लिमिटेड एरिया में था, लेकिन उसको अब बढ़ा के पेमेंट ऑफ वेजेस का भी बढ़ा के सारे एरिया में कर दिया गया है। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को भी रोकने का प्रोविज़न किया गया है कि आप किसी भी हालत में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते हैं अगर उनका स्किल, उनका काम करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी एक है। तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड बनाने का प्रोविज़न किया गया है, क्योंकि जो मिनिमम वेजेस फिक्स होगा हर एक 5 साल पर, तो उसके लिए गवर्नमेंट को सलाह देने के लिए सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बनेगी और स्टेट गवर्नमेंट स्टेट एडवाइजरी बोर्ड बनाएगा। क्लेम एम्प्लॉय और वर्कर 3 साल के अंदर जो है वो लेबर डिपार्टमेंट के जो गजेटेड ऑफिसर हैं, नोटिफाइड अथॉरिटी हैं, उनके यहाँ दाखिल कर सकता है। और वो जो अथॉरिटी है वो 10 टाइम्स ज़्यादा फाइन कर सकता है अगर आपने लेट पेमेंट किया, डिलेड पेमेंट किया और कम मिनिमम वेजेस पेमेंट किया है, तो अप टू है। और इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का बना दिया गया है। अब इंस्पेक्टर का काम जो है सो एम्प्लॉयर को जो है सलाह देने का भी रहेगा, उनको सलाह मशवरे का काम रहेगा। और एक लेबर ट्रिब्यूनल में भी चेंजेस किया गया। लेबर ट्रिब्यूनल को भी अब अंतरिम राहत देने का पावर दे दिया गया है। पहले क्या था कि लेबर ट्रिब्यूनल अपने आदेश में लेबर ट्रिब्यूनल के आदेश को एम्प्लॉयर पालन नहीं करता था और उसके लिए फिर हाई कोर्ट जाना पड़ता था वर्कर को। लेकिन अब क्या है कि लेबर ट्रिब्यूनल जो है अंतरिम रिलीफ दे सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा जो है सो हो गया है। और पेनाल्टी में जो है फर्स्ट ऑफेंस में जो है वो फाइन है वो 50,000 रुपीज़ तक एक्सटेंड हो सकता है। रिपीट ऑफेंस में है कि इम्प्रिजनमेंट है फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 मंथ और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपये और बोथ। फर्स्ट ऑफेंस में है, इसमें है कि कुछ ऑफेंसेज में जहां पनिशमेंट नहीं है वहां पहला बार अगर इंस्पेक्शन होता है और गलती पाया जाता है तो कंपाउंडिंग करके उनको एक्यूटल कर दिया जाएगा। लेकिन जहां पनिशमेंट भी है तो वहाँ कंपाउंडिंग का प्रोविज़न, जहाँ पनिशमेंट है वहाँ कंपाउंडिंग का प्रोविज़न नहीं है। लेकिन फर्स्ट बार एम्प्लॉयर को भी कंपाउंडिंग का एक प्रोविज़न दिया गया है कि फर्स्ट अगर पहला गलती है तो उनको जो है सो कंपाउंडिंग के अंतर्गत रखा गया है। और उसमें वो 50% से लेके 75% तक, जिसमें जुर्माना और पनिशमेंट दोनों है, उसमें 75% तक वो जुर्माना देके एक्यूटल हो सकते हैं। लेकिन अगर रिपीटेड ऑफेंस है 5 साल के बाद फिर दोबारा ऑफेंस होता है तो उसमें पनिशमेंट एंड फाइन दोनों का प्रोविज़न है।
और रजिस्टर्स नहीं रखने पर जो है नॉन मेंटेनेंस और इम्प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड में है, उसमें 10,000 तक जो है। नो पेनाल्टी है फर्स्ट ऑफेंस में, कंपाउंडिंग का है जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन रिपीटेड ऑफेंस में पेनाल्टी एंड फाइन दोनों है। तो इस तरीका से यूनिवर्सलाइजेशन किया गया है वेज कोड को। वेज कोड में बाइंडिंग फ्लोर वेजेज का प्रोविजन किया गया है। वो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ मिनिमम वेजेज अब काफ़ी घट जाएगा। पहले जो है सो बहुत ज़्यादा वेज रेट था, और जो है अब जो है सो 12 वेज रेट मैक्सिमम एक स्टेट के लिए होगा। और डिफिनीशन को सिंप्लीफाई किया गया है, टाइमली पेमेंट को सुनिश्चित किया गया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया गया है, काफ़ी रजिस्टर्ड रिकॉर्ड में काफ़ी जो है हैजल फ्री कंप्लायंस किया गया है, वेब बेस्ड इंस्पेक्शन है, इंस्पेक्शन स्कीम में पारदर्शिता रहेगा, इंस्पेक्शन स्कीम में काफ़ी जो है सो अब ट्रांसपेरेंसी रहेगी, क्योंकि रैंडमली नहीं होगा इंस्पेक्शन। वो जो इंस्पेक्शन होगा वो हायर अथॉरिटी के नॉलेज में होगा। और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिकली आपको डॉक्यूमेंट रखने की आज़ादी है। आप इलेक्ट्रॉनिकली अपने डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली आप जो है क्लेम दाखिल कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू आप रिप्लाई दे सकते हैं, इवन कि सम्मन का भी आप रिप्लाई ईमेल के थ्रू दे सकते हैं, जो कोई भी अथॉरिटी आपको सम्मन भेजेगा। तो ये सब जो चेंजेज किए गए हैं वो काफ़ी जो है सो वर्कर का फ्रेंडली है, एम्प्लॉयर फ्रेंडली है, और समय के मुताबिक, क्योंकि मिनिमम वेजेज एक्ट जो है 1948 का एक्ट है, और पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 का एक एक्ट है। तो इसको समय से चेंजेज किया गया है, समय के मुताबिक इसको चेंजेज किया गया है। फेसलेस इंटरेक्शन का प्रोविजन है। अभी आईटी का युग है, तो उसमें फेसलेस प्रोविजन होना ही चाहिए, और फेसलेस के कारण जो है तो काफ़ी अच्छा होगा, एम्प्लॉयर का भी टाइम बचेगा। और क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को काफ़ी पहले जो है रजिस्टर्ड रिकॉर्ड फिजिकली बनाने में, और जब आप फिजिकली देने में काफ़ी कठिनाई होती थी, तो इसको इलेक्ट्रॉनिकली, सब कुछ को इलेक्ट्रॉनिकली मोड को स्वीकार किया गया है। और जो है वेज पीरियड फ्लेक्सिबिलिटी भी किया गया है। वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट विद इन 2 डेज में है, और एम्प्लॉयर पर ही बर्डन है कि उसने वेज पेमेंट किया है, और अनडिस्बर्स्ड वेजेज जो है वो गवर्नमेंट अथॉरिटी के यहाँ जमा करना है, और डिजिटल मोड और चेक को जो है लेजिटिमेट मोड बनाया गया है। तो काफ़ी कुछ जो है वेज कोड में चेंजेस समय के मुताबिक किए गए हैं, और ये जो है तो इससे काफ़ी वर्कर को भी फ़ायदा होगा, एम्प्लॉयर को भी बेनिफिट होगा, और समय के मुताबिक चेंज होना भी चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ में आप स्थिरता नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अब जब समय परिवर्तनशील है तो समय के मुताबिक ही सब कुछ होगा। और जो अकाउंटिंग ईयर है वो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में 1 अप्रैल से और 31 मार्च है। और ये जो है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट जो है, ऑल एम्प्लॉई आर प्रोटेक्टेड विदाउट एनी वेज लिमिट इंक्लूडिंग सुपरवाइजर एंड मैनेजर। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समय समय पर नोटिफिकेशन निकालेगी कि जिनका इस लेवल से कम है उनके लिए क्या होगा, और जिनका इस लेवल से ज़्यादा है उनके लिए पेमेंट ऑफ बोनस क्या होगा। और स्टेट गवर्नमेंट भी अपने रिस्पेक्टिव एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो है सो बोनस के लिए भी निकालेगी। बोनस का पेमेंट जो है सो बैंक के थ्रू होगा। और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ बोनस में जो है वो सेक्सुअली हैरासमेंट को भी शामिल किया गया है, जो कि एक नया क्लॉज है। और रिक्रूटमेंट में और फिक्सेशन ऑफ वेजेज में जेंडर न्यूट्रलिटी को रखा गया है। और टेरिटोरियल जुरिडिक्शन जो है इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का बढ़ा दिया गया है। अब इंस्पेक्टर बदल के भी जा सकते हैं। 10 रजिस्टर के जगह पर ओनली 2 रजिस्टर का प्रिस्क्राइब है। तो और सब कुछ में सबसे बड़ा है कि सब कुछ में कंप्यूटराइजेशन, डिजिटलाइजेशन का बड़ा मतलब रोल रखा गया है। डिजिटल फॉर्म में सारे डॉक्यूमेंट आप रख सकते हैं। आप
डिजिटली रिप्लाई दे सकते हैं, डिजिटली सब कुछ डिजिटली मोड में कर सकते हैं। श्रम सुविधा पोर्टल है, सब कुछ डिजिटली मोड में आप ईमेल के थ्रू रिप्लाई दे सकते हैं। तो ये सब सुधार है, और गवर्नमेंट समय समय पर और भी सुधार नोटिफिकेशन के माध्यम से करेगी, जो समय का अनुकूल होगा और समय के मुताबिक होगा। और ये वेज कोड लागू होने से खासकर सैलरी रिलेटेड इशू बहुत सॉल्व होगा। सैलरी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अब जो है सो काफ़ी प्रॉब्लम कम होने का चांस है, क्योंकि एम्प्लॉयर को जहां एक तरीका से वेज कोड को पालन करने के लिए सिंप्लीफिकेशन का फायदा है, यूनिफिकेशन का फायदा है, और उनको रिकॉर्ड कीपिंग में फायदा होगा, कंप्लायंस में फायदा होगा। वहीं वर्कर का राइट जो है काफ़ी मजबूत किया गया है, पेनाल्टी काफ़ी बढ़ा दिया गया है। तो अब एम्प्लॉयर पर ही दायित्व है कि वो अगर मजदूरी मिला है तो उसको प्रूव करेंगे। तो इससे क्या होगा कि अब पेमेंट का इशू काफ़ी एक हद तक सॉल्व होने का इशू है, कि अब हम लोग आशा करते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉई हैं, वर्कर भाई हैं, उनको समय से पैसा मिलेगा, उनको एक निश्चित समय अवधि के भीतर उनका मजदूरी उनको मिल जाएगा। और नियोक्ता को भी हैजल फ्री और जो है इलेक्ट्रॉनिकली वो भी अपना रजिस्टर रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, उनको भी कम रजिस्टर रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मतलब ये वेज लॉ पर लेक्चर सुनने के लिए अपना समय निकाला, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।